चलो, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? A body in motion or a body in a state of constant velocity will continue in the same unless and Inertia. until applied by an external force. न्यूटन फर्स्ट लॉ से हम लोगों को क्या मिलता है, क्या आउटकम है? सही बोला आपने, बट न्यूटन फर्स्ट लॉ का क्या आउटकम हुआ? E mass mass is directly proportional to inertia. inertia. इनर्शिया क्या है? Tendency of a body to Tendency of remain in body a to state of rest or motion. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं ना, ऐसा पढ़े होगे स्कूल में। न्यूटन फर्स्ट लॉ का आउटकम है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अगर ध्यान से देखो तो आपने ही कहा कि कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता है जब तक उस पर फोर्स लगाया न जाए। यही है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स फोर्स का डेफिनेशन मिल गया कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which when act on an body try to change its state। यही मतलब हुआ Yes, sir. है ना। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का आउटकम है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। इनर्शिया का मतलब होता है जैसे ह्यूमन बॉडी में लेजीनेस है, जब तक पापा थप्पड़ न लगाए हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो लेजीनेस है ये हमारा इनर्शिया है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में उसी को इनर्शिया कहते हैं। जैसे आप लोग कह रहे थे टेंडेंसी ऑफ बॉडी, सर लेजीनेस ह्यूमन टेंडेंसी है। हाँ क्यों? तो लेजी नहीं है? सर मुझे तो लगा था वो सर माइंड सेट होता है। अबे तुम लोग कुछ नहीं समझता है। इनिशियल स्टेट मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। सर ये यूनिफॉर्म लिखना जरूरी था। हाँ जरूरी था। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझते हो? यस। Constant acceleration 0. एक्सेलरेशन जी। अच्छा, तो फोर्स का डेफिनेशन यहाँ से हम लोगों को मिलता है। अच्छा, फोर्स लगाने से स्टेट चेंज होगा जरूरी नहीं है। फोर्स हमेशा स्टेट चेंज करेगा जरूरी नहीं है। स्टेट चेंज करेगा या करने की कोशिश करेगा। जैसे मैं इस वॉल पे फोर्स लगा रहा हूँ, कहाँ वॉल का स्टेट चेंज हो रहा है? इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने फोर्स नहीं लगाया। उधर से एक ट्रक आ रही है, मैंने हाथ लगा दिया तो ट्रक का नहीं, मेरा स्टेट चेंज हो जाएगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स में हम लोग ये बोलेंगे कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which when act on an body changes its state or try to change it। चेंज करने की कोशिश भी करता है, वो भी फोर्स है। चेंज हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which changes
और tries to change initial state of a body. सर हाँ, हमने पढ़ा था पर अभी वो वापस थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। क्या? यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ मोशन वाला पार्ट में कि अगर हम कोई बॉडी को छोड़ देंगे तो उसमें इतना काइनेटिक एनर्जी है कि वो बढ़ते आगे जाते जाए अगर फ्रिक्शन या कुछ नहीं है तो वो आप बात समझाएंगे क्या? प्रैक्टिकली नहीं समझ आ रहा कैसे हो सकता है। मैं समझा ही नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। जो इनर्शिया का डेफिनेशन है कि बॉडी विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ मोशन आल्सो इफ देयर इज नो फोर्स अप्लाइड टू इट। हम्म, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है हाउ इज इट पॉसिबल कि वो जाते ही जाएगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उसमें इतना एनर्जी है कि वो जाते ही जाएगा। हाँ, तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तभी यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ एक्सेलरेशन 0 का मतलब हो गया एक्सेलरेशन रिटार्डेशन भी नहीं है, अदरवाइज एक्सेलरेशन नेगेटिव रहता है ना। यस। तो ना एक्सेलरेशन है ना रिटार्डेशन है, तो वेलोसिटी क्यों चेंज करेगा? बताइए, अगर कोई फोर्स ऐसा है ही नहीं जो उसको एक्सेलरेट या रिटार्ड करे, तो फिर वेलोसिटी क्यों चेंज करेगा? नहीं करेगा ना। हाँ हाँ, तो नहीं करेगा। सेकेंड लॉ क्या है? सर मोमेंटम वाला। क्या है मोमेंटम वाला? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? सर rate of change of momentum is directly proportional to force. मोमेंटम क्या होता है? सर mass into मास इनटू velocity. वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। तो आप लोगों ने बताया मुझे कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। Sir change in velocity. क्यों हैंग हो रहा है बहुत? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी नहीं। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ऐसा आप लोगों ने कहा। यही मतलब हुआ ना। Yes, sir. Yes sir. एसआई यूनिट में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, पढ़े होंगे आप लोग स्कूल में। तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन एसआई यूनिट। आप लोगों ने ही मुझे बताया मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मास इनटू डीवी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी, ऐसा। दिस इज फोर्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो dv बाई डी टी तो एक्सेलरेशन होता है ना। सर m को कांस्टेंट लेकर बाहर भी तो ले सकते हैं. सो
अगर m कांस्टेंट है तो dm बाई dt 0 होगा, और उस केस में मुझे मिल जाएगा फोर्स इज इक्वल टू m इंटू dv बाई dt, दैट इज एक्सीलरेशन। यस सर। और अगर m कांस्टेंट नहीं है जिसको हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम कहते हैं, तो उस केस में मुझे फोर्स मिलेगा m इंटू dv बाई dt प्लस v इंटू dm बाई dt। तो ये जो v इंटू dm बाई dt है, ये मास इंटू एक्सेलरेशन के अलावा एक एडिशनल कंपोनेंट है जिसको थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। जैसे स्कूल में एक एग्जांपल पढ़ते होगे रॉकेट प्रोपल्शन का, पढ़ते थे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको हम लोग अलग से सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे 2-3 चैप्टर के बाद। अभी जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ वैसे ही, इस चैप्टर में इसकी जरूरत शायद कम हो। इसमें याद होगा कि रॉकेट के पीछे से मास निकलता है और वो मास इस रॉकेट को आगे की ओर थ्रस्ट देता है ना। Yes, sir. यस सर। तो इस केस में मास डिक्रीज करता है, तो ये जो मास बाहर निकलता है रॉकेट से, इसकी वजह से इसको ऊपर की ओर थ्रस्ट मिलता है। ये थ्रस्ट अपार्ट फ्रॉम इंजन फोर्स और बाकी है, ये यही v इंटू डी एम बाई डी टी है। ठीक है। Yes, sir. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का आउटकम है फोर्स का डेफिनेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ का आउटकम है फोर्स का क्वांटिफिकेशन, कि फोर्स कितना लगेगा। आई बात समझ में? जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर जो m dv बाई dt है और v dm बाई dt है, सर दोनों स्केल वेक्टर्स है ना? दोनों वेक्टर्स हैं। तो सर उनका एडिशन, तो वेक्टर एडिशन करेंगे हम। हाँ, तो वेक्टर एडिशन करेंगे। ओके सर। सर वो m dv बाई dt प्लस v क्या लिखा है? v डी एम बाई डी टी। अच्छा। सर वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए आपने कुछ डाला क्यों नहीं कांस्टेंट? ऐसा यूनिट में उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। हाँ सर, हाँ। हो गया। यस सर। एक सेकंड सर, वो लास्ट वाला है जो थ्रस्ट वाला कॉपी कर रहा हूँ।
हो गया? हाँ सर। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? सर Every action has an equal and opposite reaction. क्या मतलब हुआ इसका? तो कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं उसका हमेशा एक रिएक्शन फोर्स रहता है. तो अब दुनिया में कोई काम होना ही नहीं चाहिए. जितना फोर्स लगाएगा उतना ही वापस रिएक्शन फोर्स मिलेगा, मतलब नेट फोर्स 0 रहेगा, तो कोई काम नहीं होना चाहिए फिर. सर उसी की वजह से काम होता है क्योंकि वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगता है। इक्वल एंड ऑपोजिट है ना, तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे कैसे लगेगा? बोलो. सर हमने किसी को धक्का मारा सर, तो वो खुद को थोड़ी ना धक्का मारते हैं सर वापस। सर वो हमें वापस धक्का मारेंगे ना। तो ये तो सही है, एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, बट अंडरलाइनिंग फैक्ट ये है कि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगता है ना? एक्शन एंड Yes, sir. रिएक्शन फोर्स acts on two different object. और बाकी तो आपको मालूम है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स इक्वल अपोजिट होते हैं, है ना? मतलब ये हुआ ऐसे समझो, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है. इसका नाम रख दो कुछ ए, इसका नाम रख दो कुछ बी. मैंने ए पर फोर्स लगाया एफ, तो ये दोनों आगे जाएगा, है ना? ये दोनों आगे जाएगा, बोलो. यस। अच्छा, तो ए को तो मैं टच करने गया नहीं, ए पर कौन फोर्स लगाया? सॉरी, बी पर. ए। ए. ए। तो ए और बी के बीच का फोर्स बी पर इधर लगेगा, यस सर। और न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल अपोजिट, मतलब बी पर इधर लगा तो ए पर उतना ही इधर लगेगा, है ना? Yes, sir. ये बात समझ आई? तो इसको हम बोलेंगे अगर फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और अगर इसको बोल दे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो न्यूटन थर्ड लॉ से फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इन दोनों का सम 0 होगा, तभी इक्वल अपोजिट होगा. Yes, sir. Yes, yes. तो इस केस में फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए ये हुआ एक्शन फोर्स इस एग्जांपल में, और ये हुआ रिएक्शन फोर्स. क्लियर है? यस इस एग्जांपल में ये हुआ एक्शन फोर्स और ये हुआ रिएक्शन फोर्स.
तो यहाँ पर एक्शन फोर्स की वजह से बी आगे जाएगा और रिएक्शन फोर्स की वजह से ए जितने एक्सेलरेशन से आगे जाना चाहिए था उससे कम से जाएगा। सर रिपीट करोगे? दोनों साथ साथ आगे जाएंगे। हाँ सर। तो मान लो कॉमन एक्सेलरेशन ए है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू ए। बी का इक्वेशन ऑफ मोशन यही होगा यस सर। और Yes, ए का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? एफ माइनस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू ए। यस सर। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना? यस सर। हाँ सर। तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी मिलेगा। बोलना। हाँ सर। हाँ सर। और इस ए को किसी एक में ऐड कर दो तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी मास ऑफ बी इंटू एफ अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ऐसा होगा। यस सर। मैं ये कह रहा था कि एक्शन फोर्स दैट इज एफ ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, इसकी वजह से बी का एक्सीलरेशन होगा। बी पर वही फोर्स लगा रहा है ना? यस सर। तो बी के लिए ये हुआ एक्शन फोर्स। और अगर ये वाला फोर्स नहीं होता तो ए का एक्सीलरेशन कितना होता? एफ अपॉन मास ऑफ ए, हाँ सर। मगर उससे कम है ना? दिख रहा है ना, उससे कम है। यस सर। तो ये रिएक्शन फोर्स की वजह से ए का एक्सीलरेशन जितना होना चाहिए था उससे कम है। हाँ सर। क्लियर है? सर हाँ सर फ्रिक्शन को हम लोग एक्शन रिएक्शन में ले सकते हैं ना? हाँ। सर तो फ्रिक्शन हमेशा, चुप कर, फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेस ऑफ कांटेक्ट पर लगता है। तो जैसे एक अगर आगे जा रहा है तो ऊपर वाले पर फ्रिक्शन फोर्स अगर बैकवर्ड लगेगा तो नीचे वाले पर फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड लगेगा। समझा कुछ? हाँ हाँ सर। जैसे ध्यान से देख, ये बुक है, इसके ऊपर ये मोबाइल है, ठीक है? मैं इस बुक को इधर पुल किया तो देखो मोबाइल भी साथ साथ आ रहा है ना? यस सर। मोबाइल को तो मैं छूने नहीं गया, तो मोबाइल को आगे कौन ला रहा है? बुक और मोबाइल के बीच का फ्रिक्शन। यस सर। तो बुक और मोबाइल के बीच का फ्रिक्शन मोबाइल पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन बुक पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ सर। तो ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ। ओके सर। जैसे स्कूल में बचपन में मोरल साइंस में या हिंदी में पढ़ते होगे, पता नहीं तुम लोग उतना पढ़ते हो या नहीं, कि अगर रस्सी पत्थर पे बार बार घिसती है तो रस्सी भी टूटती है और पत्थर भी घिसता है। सर पत्थर नहीं घिसता। ओ गधे, हाँ सर। हाँ सर, पोयम है। पोएम है ना, रसरी आवत जात पे सिल पे परत निशान, कबीरदास या किसी का होगा। तो मोरल साइंस में बताया जाता है बार बार कंटिन्यूअस एफर्ट करने से कुछ भी होता है। कुआं देखा है गांव में? यस सर।
तो कुआं के मुडेर पर जहां पर वो पत्थर रहता है वहां पर देखोगे घसे हुए बहुत निशान मिलेंगे, वो बार बार रस्सी के आने जाने से ही होता है। तो एक्शन फोर्स की वजह से रस्सी टूटती है, रिएक्शन फोर्स की वजह से पत्थर घसता है। चमका कुछ? वो भाई साहब समझा कुछ? हाँ 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 सर। सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी से तू कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर एफ ए बी और एफ माइनस ए बी अगर इक्वल है तो मतलब मास ऑफ ए मास बी के इक्वल नहीं हो गया? गलत दबा दूंगा। सर मुझे पता है सर गलत है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा सर क्या गलत सोच लिया इसमें। सर दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा ना? दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा ना, दोनों साथ साथ जाएंगे। वही तो सर, मास का क्या है ये? क्या बोल रही हो? सर मास ऑफ बी कैसे इक्वल हो गया? सर वो तू तो बोल अलग रही अलग। है इक्वल हो गया, मैं कहाँ बोला इक्वल हुआ? हाँ सर, नहीं हुआ सर, तो क्या हुआ? सर 1 इज इक्वल टू 2 है ना सर? क्या 1 इज इक्वल टू 2 है? सर इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 है नहीं, कहाँ है? सर। एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी है। मुझे नहीं आता ये सब। सोच 2 मिनट खुद से, कुछ भी बोलती रहती है। ध्यान से लिखो और सोचो क्या बोला। सर थोड़ी देर के बाद खुद हंसोगी खुद पे। हाँ बोलो। सर तो अगर फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन में आता है तो मतलब लॉ बोलता है कि इक्वल भी होना चाहिए ना। हाँ तो इक्वल। फ्रिक्शन हमेशा इक्वल नहीं होता ना, जो फोर्स अप्लाइड रहता है उससे। फोर्स अप्लाइड के इक्वल किसने कहा होगा? यहाँ पर एफ ए बी एफ के इक्वल है क्या? अच्छा नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ सर, अब समझ गया सर। सर एफ माइनस ए बी एफ बी ए नहीं है। बधाई हो। Can you repeat what you said? I didn't say सर anything. सर नहीं, वो जानवी। सर क्या मैं बोलूं बोलो। कि एफ माइनस ए बी नॉट इक्वल टू एफ बी ए? Then what is it equal to? तुम लोग गधे हो। सर मुझे समझ गया सर। चुप कर। देख इधर। Suppose if I draw free body diagram of B, तो B पर FBA फोर्स इधर लग रहा है, A और B के बीच का इंटरेक्शन। हाँ सर। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो FB इज इक्वल टू मास ऑफ B इनटू एक्सेलरेशन। ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। ए पर F इधर लग रहा है जो पीछे से पुश कर रहा है, ए पर FAB पीछे लग रहा है, लग रहा है ए पर, देखो ब्लू कलर वाला। सर एफ ए यस बी सर। एम बी इंटू ए कैसे हुआ? ये है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम
ये जो डॉट है ये है बी, और ये जो डॉट है ये है ए। बी पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है FAB, हाँ या ना? हाँ तो बी का हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा न्यूटन सेकेंड लॉ से, दिस फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सीलरेशन ऑफ बी। हाँ ए को देखो, ए पर राइटवर्ड डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है, यस सर। लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में FAB फोर्स लग रहा है। हाँ सर। तो नेट फोर्स इन राइटवर्ड डायरेक्शन F माइनस FAB होगा। हाँ सर। एंड न्यूटन सेकेंड लॉ से दिस इज इक्वल टू मास ऑफ A इंटू एक्सीलरेशन ऑफ A। यस सर, यस सर। क्लियर है? हाँ सर। अब देखो, जैसे मैं ये चेयर पर बैठा हूं तो मेरे ऊपर तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, हाँ मतलब मुझे नीचे जाना चाहिए, हाँ। लेकिन मैं अपनी जगह पर रुका हुआ हूं। यस सर। तो मुझ पर जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? चेयर। चेयर। तो ये मैं हूं और ये चेयर है, चेयर ग्राउंड जो कह लो। तो मुझ पर mg का फोर्स नीचे लग रहा होगा, मेरा खुद का वेट, और ये जो चेयर है या ग्राउंड है ये मेरे ऊपर निश्चित तौर पर फोर्स लगा रहा होगा इधर, जो फोर्स अगर mg को बैलेंस कर पाया तो मैं रहूंगा, और नहीं तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, है ना? यस सर। Yes, sir. ग्राउंड मेरे ऊपर n अगर ऊपर लगा रहा है, इसका मतलब है मैं भी ग्राउंड के ऊपर n नीचे लगा रहा हूं, है ना? Yes, sir. मैं ग्राउंड पर कितना फोर्स नीचे लगा रहा हूं? वेट। Weight जितना? वेट जितना नहीं, ये डायग्राम में बताओ। रेड वाला n, रेड वाला जो n है, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द ग्राउंड। यस यस सर। ब्लैक वाला n इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक, यस सर। and mg is the force which is exerted by the earth on the block. यस सर। ये कंफ्यूजन है, लोग बोल देते हैं कि ब्लॉक ग्राउंड पर mg फोर्स लगा रहा है। नहीं, ब्लॉक ग्राउंड पर mg नहीं लगा रहा है। वेट का डेफिनेशन है दिस इज द फोर्स बाय व्हिच यू आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। तो mg हमेशा बॉडी पर लगता है ना? हाँ सर। तो ये जो mg है ये है ऑन द ब्लॉक, बाय द अर्थ, ठीक है? ये जो n है ये है ऑन द ग्राउंड, बाय द ब्लॉक, और ये जो n है ये है ऑन द ब्लॉक बाय द ग्राउंड। ये समझ आया? यस सर। तो ये जो n वाला पेयर है ना, इसको बोलते हैं सरफेस नॉर्मल रिएक्शन, नाम है इसका। जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर
कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जिसको हम लोग सरफेस नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? नाम से ही सरफेस नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा तो दोनों सरफेस एक दूसरे पर कॉमन आई मीन दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर कॉमन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग सरफेस नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं, जो भी नाम है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। जल्दी इसको कॉपी कर लो। सर इसके ऊपर भी थोड़ा सा पार्ट था ना सर, वो भी मैंने नहीं लिखा है। सर तो FAB और FB वो भी सरफेस नॉर्मल रिएक्शन था ना? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी बोलते हैं, सरफेस नॉर्मल रिएक्शन, कांटेक्ट फोर्स भी सब एक ही है। सर एक डाउट है, पूछो। बोलो। तो जैसे लाइक जो वेट है वो लाइक अर्थ अप्लाई करता है और नॉर्मल रिएक्शन है लाइक वो ग्राउंड अप्लाई करता है, बट फिर वो जो रेड में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका क्या होता है फिर? ब्लॉक अप्लाई करते हैं। ब्लॉक ग्राउंड पर अप्लाई करता है। रेड वाला ब्लॉक ऑन द ग्राउंड बाय द ब्लॉक, ब्लैक वाला ऑन द ब्लॉक बाय द ग्राउंड। दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा ना, ऐसा थोड़ा ना है कि ग्राउंड ब्लॉक पर लगाएगा तो ब्लॉक ग्राउंड को छोड़ देगा। दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। तो ये जो ब्लैक और रेड वाला एन है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, वही मैं कह रहा हूँ। सर इस केस में नेट फोर्स 0 कैसे हो रहा है वो एक बार बताओ ना। अगर n इज इक्वल टू mg के बराबर है तो नेट फोर्स 0 है, नहीं तो नहीं है। अगर ब्लैक वाला n ब्लू वाले mg के बराबर है मतलब नेट फोर्स 0 है और ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। तो फिर वो रेड वाले एन का क्या? रेड वाला एन ग्राउंड पे लगा है, ग्राउंड के मोशन को देखना होगा तो हम एन वाले रेड वाले एन की बात करेंगे। तो किसके यस। इक्विलिब्रियम की? जैसे मान लो मैं जमीन पे खड़ा हूं, मतलब मुझे जो वेट नीचे मेरे ऊपर लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए ग्राउंड मेरे ऊपर एन लगा रहा है, लगा पा रहा है, तभी मैं बैलेंस्ड हूं। हाँ सर। यही अगर मैं गीली मिट्टी में खड़ा होता या किसी गीली मिट्टी में खड़ा होता तो गीली मिट्टी के पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि मेरे ऊपर एन mg के बराबर लगा पाए, तो मैं नीचे धंसता जाऊंगा, यस सर, समझा। है ना। या किसी कमजोर लकड़ी के टुकड़े पे खड़ा हूं तो वो टूट जाएगा क्योंकि वो मेरे ऊपर उतना एन नहीं लगा पाएगा, हाँ। और लगा पाया तो इक्विलिब्रियम में रहूंगा। यस सर। फोर्स ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं, जस्ट ऐसे ही समझाने के लिए। एक को कहते हैं फील्ड फोर्स और दूसरे को कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। फील्ड फोर्स का मतलब है कि जिस फोर्स को लगाने के लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। देखो ध्यान से,
कांटेक्ट फोर्स के लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी है। जैसे अभी देखा सरफेस नॉर्मल रिएक्शन, इसका एक एग्जांपल हुआ, है ना। तुम लोगों ने जो जो बोला वही एग्जांपल बता रहा हूँ। फ्रिक्शन एग्जांपल है, जब तक दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे वो एक दूसरे पर फ्रिक्शन नहीं लगाएंगे, है ना। किसी भी तरह का फिजिकल पुश एंड पुल, फील्ड फोर्स वो है जिसके लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल बताओगे? फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नीडेड। जैसे एप्पल नीचे गिरा था तो अर्थ तो एप्पल को पकड़ के खींचने नहीं गया था, है ना। अर्थ और एप्पल के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट था? नो सर। नहीं। लेकिन एप्पल अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना नहीं जरूरी है। यस सर। एक मैग्नेट आयरन को अपनी ओर पुल करता है, तो उस केस में मैग्नेट आयरन को पकड़ के खींचने तो नहीं जाता है ना। आयरन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में होता है, इसीलिए उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है ना। बोलो। यस सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखे होंगे अभी कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन घूमता है, जो कुछ भी है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये भी आपका फील्ड फोर्स है ना। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में mg क्या था? फील्ड फोर्स था, और n क्या था? कांटेक्ट फोर्स था। ये बात समझ आई? हाँ सर। So, but then how do they bring about their effect without contact? क्या मतलब हुआ इस बात का? मुझे तो कोई सेंस समझ नहीं सर आया। मतलब सर कांटेक्ट में नहीं है सर, तो मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रही सर वो कैसे इफेक्ट लिया है। मैग्नेट देखा है ना, मैग्नेट आयरन को अपनी ओर पुल करता है कांटेक्ट में होने की वजह से। हाँ सर कांटेक्ट नहीं है सर, तो भी वो कैसे पुल करता है मतलब सर? मतलब सर ऑब्जेक्ट क्योंकि मैग्नेट अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो जितने मैग्नेटिक मटेरियल है वो पुल हो जाते हैं। इसीलिए तो मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये सब पढ़ते हैं। हाँ सर, बट उस फील्ड में सर क्या खास है सर कि कुछ खिंच जाता है? अरे तो उसके लिए भाई साहब, तुम लोगों को क्या लगता है पता है? एक चीज, साइंस पढ़ने का तरीका सीखो। तुम लोग क्या है कि साइंस पढ़ते हो ना तो सोचते हो कि पूरा दुनिया साइंस से चल रहा है, और तो साइंस जो बताता है वही होता है। ऐसा नहीं है। होता क्या है सुनो, चीजें एग्जिस्ट करती हैं, साइंस का काम है उसके पीछे रीजन ढूंढना। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, न्यूटन के बताने से पहले भी एप्पल नीचे ही गिरता था ना। हाँ सर। ऐसा तो नहीं है जिस दिन से न्यूटन बताया उस दिन से एप्पल नीचे गिरने लगा। नहीं 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 सर। जिस समय मैग्नेटिज्म कोई नहीं पढ़ता था उस समय भी मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता था, हाँ सर। है ना। तो नेचर में फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, और साइंस में हम लोग उस
जो भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, फोर्स ही नहीं बहुत सारे फेनोमेना है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं थ्रू लॉजिक, वही साइंस है। ये समझ आया? हाँ सर, मतलब हमें नहीं पता सर। हाँ, इट्स नॉट अदर वे अराउंड। नहीं नहीं, हमें नहीं पता है, नहीं, पहले तो सोचने का तरीका बदलो। इट्स नॉट अदर वे अराउंड कि साइंस ऐसा कहता है इसलिए नेचर ऐसा करता है, नहीं, थॉट प्रोसेस बदलिए। नेचर में जितने भी फिनोमेना एग्जिस्ट करते हैं, साइंस का काम है वी हैव टू फाइंड आउट, आई मीन सम लॉजिक, कॉन्सेप्ट और साइंस बिहाइंड इट, ऐसा कुछ। अगर हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं तो वो साइंस होता है, नहीं कर पाते हैं तो मिस्ट्री रहती है। अभी तक भी बहुत कुछ मिस्ट्री है, बहुत कुछ। आई बात समझ में? यस सर। ये सारे नेचर में जितने फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, इन सारे फोर्सेस को बहुत तरह के क्लासिफिकेशन है, बट अभी इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं कि जितने फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इन सारे फोर्सेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक, जिस फोर्स को एक्सर्ट करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत है और जिसको जरूरत नहीं है। अब रही बात ग्रेविटेशन का इफेक्ट क्यों होता है, मैग्नेट का इफेक्ट क्यों होता है, मैग्नेटिक तो मैग्नेट का इफेक्ट क्यों होता है, ये सब अपने आप में एक एक 2-2 3-3 महीने के चैप्टर हैं। चैप्टर में आएगा तो पढ़ते रहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्यों, कौन कौन से मटेरियल अट्रैक्ट होता है, मटेरियल के अंदर क्या प्रॉपर्टी है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। बट मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज आर नेचुरली अकरिंग फील्ड्स, ये होते हैं। क्लियर है? ओके सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक फोर्स जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होगा उसको हम लोग कहते हैं टेंशन इन ए स्ट्रिंग। अभी हम लोग आइडियल स्ट्रिंग की बात करें तो आइडियल स्ट्रिंग का मतलब है कि स्ट्रिंग मासलेस होता है। आइडियल स्ट्रिंग सीख लेंगे तो प्रैक्टिकल स्ट्रिंग भी देखेंगे जिसमें मास है। सर लेकिन ये असली में कभी पॉसिबल नहीं है ना? हे भगवान, बातचीत लोग करते हैं ना आइडियल स्टूडेंट की, बट कोई होता है? ठीक है सर। नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। बट आइडियल स्टूडेंट की बात रोज करेंगे तो आइडियल के करीब पहुंचते जाएंगे। इसीलिए पेरेंट्स और टीचर आपको आइडियल स्टूडेंट का एग्जाम्पल देते रहते हैं, क्योंकि उसके थ्रू तुम्हें समझाना आसान होता है। ठीक वैसे ही आइडियल स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है विच इज कंसिडर्ड टू बी मासलेस। once, I mean, you are comfortable in dealing with concepts related to ideal string, फिर उसमें देखेंगे कि अगर नॉन आइडियल है, मास है, तो क्या चेंज आएगा। वो एक ही बार वो पढ़ने जाओगे तो नहीं समझ आएगा। ठीक है? यस सर। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब है स्ट्रिंग मासलेस है, ये ध्यान रखिए। पहले तो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है कि स्ट्रिंग जब टॉट कंडीशन में होता है, टॉट मतलब जिसको तुम लोग अपने फालतू वाले इंग्लिश में टाइट कहते हो, टाइट कोई वर्ड नहीं है, वर्ड है टॉट। तो स्ट्रिंग जब टॉट होता है तो वो अपने अंदर एक रेजिस्टेंस जनरेट करता है जो ऑब्जेक्ट को पुल करता है। मतलब सपोज ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पर मैंने फोर्स यहां लगाया, इस स्ट्रिंग पर एक फोर्स मैंने यहां लगाया, तो इस फोर्स की वजह से
क्या होगा, स्ट्रिंग इस ब्लॉक को अपनी ओर पुल करेगा, है ना। यही फोर्स ट्रांसमिट होता है इस एंड से उस एंड तक। तो यहां पर ये फोर्स इसका अपोज करेगा और इस एंड पर इधर लगेगा। इसी वजह से ये वाला ब्लॉक पुल होके आगे आता है। तो ये जो T है यही टेंशन इन द स्ट्रिंग है। अच्छा, अगर मैं स्ट्रिंग लगा के इस ब्लॉक को पुश करूं तो आगे जाएगा क्या ब्लॉक? नहीं सर। नहीं, नहीं सर। स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा। तो दूसरी बात समझ आई कि ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, ये जो फोर्स है, ये तभी एग्जिस्ट करता है जब स्ट्रिंग टॉट होता है, स्लैक में नहीं होता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज a string in taut condition has tendency to pull the objects attached to its end। ये हमेशा पुलिंग नेचर का होता है, इससे पुश नहीं कर सकते किसी ऑब्जेक्ट को। क्लियर है? अब ये दोनों एंड पर टेंशन की वैल्यू इक्वल अपोजिट होगी, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है तो स्ट्रिंग पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, यानी कि एक साइड जितना है दूसरे साइड उतना ही इक्वल अपोजिट होना चाहिए। जब स्ट्रिंग में मास हो जाएगा तो यही दोनों एंड पर टेंशन अलग अलग हो जाएंगे, तो मास वाला स्ट्रिंग पढ़ेंगे बाद में। तो ये एक स्ट्रिंग है, ध्यान से देखो। अंडर टॉट कंडीशन ये स्ट्रिंग पर इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा। किसी भी पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को देखेंगे तो हर पार्ट पर इक्वल अपोजिट फोर्स लगता रहेगा, हर एक पॉइंट पर, है ना। इस फोर्स को हम लोग टेंशन इन द स्ट्रिंग कहते हैं, और यही टेंशन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे इस एफ एफर्ट को ब्लॉक ए तक पहुंचाने के लिए। सो स्ट्रिंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग योर एफर्ट from one point to another. If this string is ideal, in that case your effort will get transmitted without diminishing its value. But if it has mass, तो उसका एफर्ट थोड़ा डिमिनिश हो जाएगा, बट पहुंचेगा वहां तक। क्लियर है? यस सर। तो ये दो तीन बातों को पहले लिख देते हैं। फर्स्ट, इफ a string is taut, then it exerts a pulling force on the object attached to its ends. This force is called tension. Of a string. So underlining fact is ये टेंशन हमेशा पुलिंग नेचर का होता है। क्लियर है? सर मतलब जो प्रोपगेशन होता है तो एंड पॉइंट्स की वजह बाकी सारे पॉइंट्स पे फोर्स कैंसिल हो जाती है। हाँ, वो स्ट्रिंग पे भी कैंसिल होती है। इस एंड पे राइट है तो उस एंड पर लेफ्ट है हाँ सर। ना।
एट तो ये वापस ईच बोलोगे क्या पॉइंट, बोला, ये नहीं समझा। अभी लिख देता हूँ समझ जाओगे। एट ईच पॉइंट और in any section of a string, net force is always zero. क्यों? Because a string is massless. मास जीरो है तो फोर्स जीरो होगा। है ना? हाँ सर। और अगर मासलेस नहीं होगा तो ऑलवेज जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा? धीरे धीरे सीखेंगे। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। सर इस डायग्राम में F इज इक्वल टू टी है ना? हाँ, सर एंड पे जहाँ पे वो ब्लॉक से अटैच्ड है वहां पे सर स्ट्रिंग जो है तो टेंशन तो ब्लॉक से दूर है ना, मतलब ब्लॉक ने स्ट्रिंग पे फोर्स लगाया, सर वो टूट नहीं जाएगा? क्या? सर एंड पे सर जो ब्लॉक है सर वहां पे सर ब्लॉक ने स्ट्रिंग पे फोर्स लगाया ना सर, फोर्स की डायरेक्शन में। नहीं, स्ट्रिंग ने ब्लॉक पर फोर्स लगाया है टी। सर बट ऐसे कैसे खींच लिया? तो मतलब इसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा? वो जो लेफ्ट हैंड साइड पे टी है वो, क्योंकि सर ने बोला ना लास्ट पॉइंट में कि नेट फोर्स जीरो होता है स्ट्रिंग में। हाँ बट स्ट्रिंग अगर ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है तो ब्लॉक भी स्ट्रिंग पे फोर्स लगाएगा, हाँ, वो किधर है? तो नेट फोर्स जीरो हो गया ना। सर सर किधर है सर वो ब्लॉक का, वो हमने ड्रॉ किया है तो किधर है? कॉमन सेंस गायब है तुम लोगों का, बहुत ब्लॉक भी तो मुझे पुल लगता है। करेगा ना थोड़ा स्ट्रिंग को। तुम मन ही मन सोचो कि रस्सी बांध के एक ब्लॉक को खींच रही हो अपनी साइड। सोचो मन ही मन पहले। ऐसे ही हाँ सर। मतलब फॉर्मूला बेस्ड पढ़ने वाला मशीन मत बनो, कुछ नहीं हासिल होगा उससे। सोचो एक बार मन ही मन कि एक ब्लॉक पे रस्सी बांध के तुम उसको खींच रही हो। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? इस एंड पर जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो रस्सी के थ्रू, स्ट्रिंग के थ्रू ब्लॉक तक पहुंच रहा है और ब्लॉक पुल हो रहा है। यही कहानी है। हाँ सर। तो मैंने जो यहाँ पर फोर्स लगाया, इस फोर्स की वजह से स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हुआ और वो टेंशन स्ट्रिंग दूसरे एंड पर ब्लॉक को दिया। ठीक है? किस डायरेक्शन में दिया? तो पुलिंग डायरेक्शन में दिया, जिसकी वजह से ब्लॉक पुल हुआ। क्लियर है? ब्लॉक ने स्ट्रिंग पर कुछ भी फोर्स दिया, स्ट्रिंग मासलेस है। पहले ये डिसाइड करना सीखो कि तुम ब्लॉक पर फोर्स बना रही हो, स्ट्रिंग पर बना रही हो, कहां बना रही हो। एक ही साथ सब सोचोगी तो कुछ नहीं चमकेगा। फ्री बॉडी डायग्राम आप किसका बनाना चाह रहे हैं बताइए? ब्लॉक का या स्ट्रिंग का? सर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का बनाना चाह रहे हैं। स्ट्रिंग मासलेस है, यस सर। स्ट्रिंग पर नेट फोर्स जीरो होगा। हाँ यस सर। तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैं स्ट्रिंग को ड्रॉ कर रहा हूं, जो कि यहाँ पर किया था।
एक बार फिर ड्रॉ कर देता हूं, सिर्फ स्ट्रिंग। एक ही साथ सबको सोचने बैठोगे सब गड़बड़ कर लोगे। ये स्ट्रिंग है, पॉइंट ए पर टेंशन टी इधर लग रहा है, पॉइंट बी पर टेंशन टी इधर लग रहा है। इन बिटवीन ए एंड बी, ध्यान से देख, इन बिटवीन ए एंड बी there are infinite points at which T is acting in equal and opposite directions. हाँ सर, मैं इसका सर प्रोपोगेशन ही इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूँ कि पहला वाला टी राइट की तरफ गया तो वो अगले पॉइंट को राइट की तरफ पुश कर रहा है, तो अगला पॉइंट लेफ्ट की तरफ रिएक्शन फोर्स डालेगा, ऐसे करके सर प्रोपोगेट होगा ना, बट असल में वो कैंसिल हो गए सारे। तो लास्ट वाले का मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पर T पीछे क्यों है ए पर मालूम है? ए सर पर T राइट वर्ड क्यों है? कि फोर्स लग रहा है लेफ्ट में। हाँ, क्योंकि लेफ्ट में फोर्स लग रहा है। क्लियर? हाँ सर। ये फोर्स कौन लगा रहा है? हम लगा। हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स है ये। पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर स्ट्रिंग ब्लॉक को इस टी से पुल कर रहा है। हाँ सर। तो ब्लॉक स्ट्रिंग ब्लॉक को अगर पुल कर रहा है तो ब्लॉक स्ट्रिंग को छोड़ नहीं देगा। नो सर। तो वो भी इस पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, है ना? इक्वल टू टी। न्यूटन थर्ड लॉ, हाँ सर। है ना? कितना लगा रहा होगा? लेट इट बी एफ। नाउ सिंस स्ट्रिंग इज मासलेस, हाँ यस सर। तो यहाँ पर एफ एक्सटर्नल इज टी, यहाँ पर टी इज एफ, सो फाइनली एफ इज एफ एक्सटर्नल। जितना मैंने एफर्ट यहाँ लगाया उतना एफर्ट मेरा यहाँ प्रोपगेट हो गया। ओके सर। क्लियर है? हाँ सर। नेट फोर्स अगर जीरो हो तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहता है। हाँ सर। If net force is equal to 0, then system is said to be in ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मोशन दो तरह के होते हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशन। तो नेट फोर्स जीरो है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो आगे नहीं जा रहा है, अपनी जगह पर बैठ के रोटेट करता रहे, उससे मुझे मतलब नहीं है। नेट फोर्स जीरो होने से सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है या नहीं हम नहीं बता सकते। इस चैप्टर में हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ही डील करेंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। सर एक चीज कंफर्म करनी थी, ऊपर वाले डायग्राम पे जाओगे? बोलो बोलो। सर लाइक एनोटेट करके बताऊं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं। बोलो तो सही, मैं समझ जाऊंगा। सर कि वो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला टेंशन था, लाइक अगर उसको पैरेलल शिफ्ट करके राइट मोस्ट वाले कॉर्नर पे ले आए तो फिर वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। हाँ तो हाँ, एक दूसरे को सब कैंसिल नहीं कर रहे हैं, नेट फोर्स जीरो है। एक दूसरे को सब कैंसिल नहीं कर रहे हैं। पॉइंट ए का लेफ्ट वर्ड टेंशन और पॉइंट बी का राइट वर्ड टेंशन दोनों इक्वल अपोजिट कैंसिल कर रहे हैं। ओके सर, समझा, थैंक यू।
चलो क्वेश्चन करो। सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। हो गया। यस सर। एक सिंपल सा ये क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पर 4 स्ट्रिंग है, एक ये, एक ये, एक ये। वो इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, वो 60 डिग्री वाला, वो स्ट्रिंग नहीं है, कंफ्यूज मत करो। ये 4 स्ट्रिंग है जो ब्लू से ड्रॉ किया हुआ है। जल्दी सॉल्व करो, 2 मिनट का काम है, मैक्सिमम 2 मिनट्स। सर 30 डिग्री कौन सा वाला है सर? ए वाला है या वो? सर समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आ रहा है तुम्हें? सर वो 30 डिग्री एंगल जो दे रखा है सर, वो T3 एंगल और का T2 साइन के। कहाँ बना, एंगल का साइन कहाँ बना हुआ है बताओ? सर वो भी नहीं दिख रहा मुझे। नहीं दिख रहा है ना, तो क्या बताऊं मैं, इसका क्या इलाज है मेरे पास, बताओ। पॉइंट ए पर वर्टिकल वाला लाइन और पॉइंट ए पर स्ट्रिंग वाला ब्लू लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। दिख रहा है बाकी जनता को? यस सर। डन सर। वेरी गुड। सर आंसर्स बताऊं? नहीं मत बताओ, सही होगा मुझे पता है। पॉइंट ए पर देखो, T1 इधर लग रहा है, T2 इधर लग रहा है, बोलो। यस सर। 10 kg का वेट 100 न्यूटन यहाँ लग रहा है ना? ये क्या पॉइंट ए को ड्रॉ किया है मैंने। कोई डाउट किसी को? नो सर। ये एंगल 30 डिग्री है, तो T2 का कंपोनेंट इधर होगा T2 cos 30 डिग्री, और इधर होगा T2 sin 30 डिग्री। यस। sin 30 is 1/2, cos 30 is √3/2। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ। तो यहाँ इक्विलिब्रियम के लिए मुझे मिला √3/2 T2 is 100, so T2 is 200 upon √3। ये एक आंसर हुआ। यस सर। एंड T1 is T2/2 हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा ऐसा, हाँ सर। तो T1 हो गया 100/√3 न्यूटन। सर इसे लामिस थ्योरम से भी कर सकते थे। उससे भी कर सकते हैं। कहानी हो गई पॉइंट ए की। यस। अब पॉइंट बी को देखो, पॉइंट बी पर T3 इधर, हाँ या ना?
हाँ T4 इधर, ये एंगल 60 डिग्री, होगा। हाँ T2 इधर, है ना, ये एंगल 30 डिग्री होगा। बताइए सोच के, पॉइंट बी का डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। पक्का? सर वो 60 होगा ना T2 का? यस सर, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 हाँ 30 और फिर 60 होगा। मार डालू, लेकिन वर्टिकल के साथ तो 30 होगा। मार डालूंगा, सोच के देख, बेसिक ज्योमेट्री है। मैं आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक ओके सोच सर, के समझ गया। खुद नहीं कहेगा कि हाँ हो गया। हाँ हो गया सर। हो गया, बधाई हो, क्योंकि मुझे ये सब आता नहीं। अब देखो तो T2 का कंपोनेंट इधर T2 cos 30 होगा, बोलो। T2 का कंपोनेंट sin 30 दैट इज T2/2 होगा। यस इसी तरह T4 का कंपोनेंट इधर T4 cos 60 दैट इज T4/2 होगा, और T4 का कंपोनेंट इधर sin 60 दैट इज √3/2 T4 होगा। यस सर। पक्का? तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए देखेंगे अगर, तो हम ऐसा कह सकते हैं T4/2 इज इक्वल टू √3/2 T2, दैट इज √3/2 T2 मुझे मिल चुका है 200/√3, तो ये हो गया 100, तो यहां से मिल गया T4 इज 200 न्यूटन। कोई डाउट? बोलो। नो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करेंगे तो T3 प्लस T2/2 इज इक्वल टू √3/2 T4 होगा। T4 200 पुट कर दीजिए, तो ये 100√3 हो गया, तो ये हो गया T3 प्लस T2/2, T2 है 200/√3, तो T2/2 दैट इज 100/√3 इज इक्वल टू 100√3, तो T3 मेरा हो गया 100√3 माइनस 100/√3, एलसीएम ले लेंगे तो 300 माइनस 100 200/√3 न्यूटन आएगा। यस हाँ सर आ गया। कोई डाउट किसी को इसमें किसी तरह का तो पूछ लीजिए सोच के। देखिए सब लोग सोच समझ के, कोई डाउट हो तो पूछ लो, तभी आगे बढ़ूंगा। सर अगर सिस्टम ऐसे इक्विलिब्रियम में दिया रहेगा क्वेश्चन में तो फिर हर एक पॉइंट पे 0 रहेगा ना नेट फोर्स? हाँ, इक्विलिब्रियम में रहेगा तो नेट फोर्स 0 रहेगा हमेशा। यस
सर 200 कैसे हुआ वो T3? T3 200 कैसे हुआ? T3 कहाँ लिखा मैंने? सर समझ गया सर, सॉरी सॉरी सर। समझ गया। और कोई? सर लाइक सबको एक पॉइंट पे नहीं ला सकते ना, क्योंकि सर मैं सबको लाइक एक पॉइंट पे ले आया, उसके बाद फिर सॉल्व ही नहीं हो रहा था फिर वो। क्या सबको? सर जैसे लाइक सबको पैरेलली शिफ्ट करके जैसे ए पे ही ले आया। समझो, कॉमन सेंस से एक बात सुनो। एक पॉइंट पर सबको लाओगे और हॉरिजेंटल वर्टिकल इक्वल करोगे तो दो ही इक्वेशन बनेंगे। यस सर। हमारे पास अननोन कितने हैं? T1 T2 T3 T4। मतलब मुझे कम से कम 4 इक्वेशन चाहिए 4 वेरिएबल निकालने के लिए। हाँ सर, तो तो समझ गया हम लोगों को यहाँ सोचना चाहिए कि एटलीस्ट 4 इक्वेशन चाहिए, मतलब मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट पर हॉरिजेंटल वर्टिकल इक्विलिब्रियम कर करके मुझे 2 इक्वेशन मिलेंगे। यस सर समझा। और कोई? पक्का सबको समझ आया? आगे बढ़ूं? हाँ सर। एक और क्वेश्चन करो छोटा सा। सर बी पार्ट बाकी है सर। हाँ सर एक सॉरी। देखो, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। ए पर देखो, ए पर क्या क्या फोर्स लगेगा? तो 100 न्यूटन इधर लग रहा है, बोलो। यस। यार रुको, जस्ट इसके नीचे बना देता हूं तो तुम लोगों को शायद विजुलाइज करने में आसानी हो। पॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। पॉइंट ए पर 100 न्यूटन इधर लग रहा है, इसका खुद का वेट 100 नीचे लगेगा, हाँ या ना? यस। ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, लेट इट बी NA। ठीक है। यस। एक बार बी को देखो, तो ए बी पर फोर्स इधर लगाएगा और ए बी पर जितना फोर्स इधर लगाएगा बी ए पर उतना ही फोर्स इधर लगाएगा। यस सर। बी पर फिर वॉल इधर फोर्स लगाएगा, बी का खुद का वेट 200 न्यूटन नीचे होगा, बी पर ग्राउंड फोर्स ऊपर लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन बी, और ये 50 न्यूटन 30 डिग्री पर इधर लग रहा है, तो बी पर एक फोर्स इधर लग रहा है 50 न्यूटन वाला। ये वर्टिकल से 30 डिग्री पर है।
ए और बी इन दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा सर। पक्का सोच लीजिए। यस। तो ए के फ्री बॉडी डायग्राम से देखकर हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 100 न्यूटन। कह सकते हैं फोर्स ऑन ए बाय ग्राउंड इज आल्सो 100 न्यूटन। हाँ सर। बी को देखो, ये 50 है तो इस 50 का कंपोनेंट इधर होगा और इधर होगा। इधर कितना होगा 25√3 और इधर 25 होगा। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे NB is 200 plus 25√3 हाँ सर। and force of wall plus 25 is FAB. FAB तो 100 है तो फोर्स ऑफ वॉल 100 minus 75 हो गया। 100 minus 25 सर भाई लास्ट बार वापस बोलेंगे। that is 75 न्यूटन। कौन सा वाला बेटा? फोर्स ऑफ वॉल। ये इक्वेशन समझ आया कि फोर्स ऑफ वॉल प्लस 25 मिला के FAB के बराबर होगा। हाँ सर। अच्छा, और FAB कितना है? 100 है। यस सर। ओके सर। आया समझ में? सर इस सब में एक्सीलरेशन नहीं ढूंढना था। नहीं, इक्विलिब्रियम में है ना, कहाँ जाएगा ये? एक्सेलरेशन देखो 0 ना, है। कहीं जाएगा हाँ क्या? सर। हाँ समझा। वॉल है, ग्राउंड है, कहीं जाता हुआ दिख रहा है आपको? नो। सर एक डाउट है, जैसे वो जो 50 न्यूटन वाले का जो माइनस लाइक नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है जिसका 25 न्यूटन वैल्यू है, वो ए पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा? 50 न्यूटन डायग्राम में देखो किस पर लग रहा है? सर बी पर लग रहा है, बट लाइक उसका कंपोनेंट ए को अफेक्ट नहीं करेगा। उसका कंपोनेंट क्यों? फोर्स बी पर लग रहा है तो ए पर कैसे जाएगा? ए और बी के बीच जो भी फोर्स लगेगा, चाहे जिस किसी भी रीजन से हो, वो तो FAB होगा। उसमें सबके इफेक्ट इंक्लूडेड है। बट 50 न्यूटन का ब्लॉक ए पर 50 न्यूटन का फोर्स या उसका कोई कंपोनेंट एक्ट नहीं करेगा। जैसे ए पर 100 न्यूटन लग रहा है तो तुमने नहीं पूछा कि ए का 100 न्यूटन का इफेक्ट बी पर भी तो होगा। तो वो जो कुछ भी होगा वही FAB है। टोटल ए और बी दोनों एक दूसरे पर जितना फोर्स लगा रहे हैं वही FAB है, चाहे जिस किसी भी रीजन से हो, 100 न्यूटन की वजह से हो या 50 न्यूटन की वजह से हो या दोनों की वजह से हो। क्लियर है? ओके सर। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सर एक सेकंड लिखना है, नीचे लिख- थोड़ा स्क्रॉल करो। इसके होमवर्क मैं आपको भेज दूंगा। ओके बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर।
या भाई सर एक प्रॉब्लम है सर। बोलो। तो जो हमारा एमटी हुआ था सर उसका पेपर डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ सर, 2-3 डाउट्स थे। अच्छा पूछ लेना किसी दिन डाउट लेक्चर में। ये वो मार्गदर्शक वाला तुम्हारा लेक्चर लगा है किसी सर का? सर अभी तक फिजिक्स का एक भी नहीं हुआ और सर डाउट काउंटर भी नहीं हुए संडे के। सब तो डाउट्स अक्यूमुलेट हो गए हैं। हाँ बता दूंगा कभी, या पूछ ले एक आध पूछ ले अभी। चिंदी सर चिंदी मेरा डाउट्स का पेपर घूम गया सर अभी मैं पेपर भी घूम गया। हे भगवान। सर क्वेश्चन पेपर नहीं सर जिस पर सारे डाउट लिखती हूँ। ठीक है ढूंढ लेना बता दूंगा। हाँ सर सर क्योंकि टेस्ट के पहले जो आपने असाइनमेंट दिए थे सर उसमें भी डाउट्स थे सर 2-3। टेस्ट के पहले कौन सा? सारे असाइनमेंट तो डिस्कस कर लिए मैंने। नहीं सर आपने टेस्ट के बस 1 या 2 दिन पहले सर रेड हाउस के जो बहुत सारे दे दिए थे। वेक्टर्स का प्रैक्टिस ना। हाँ सर प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे दिया था वो। हाँ सर वो सर उसमें 2 डाउट हैं। ठीक है बता दूंगा, सब बता दूंगा, घबरा मत। ओके सर थैंक यू सर। या सर FAB 100 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए ना कुछ तो। क्यों ज्यादा होगा? सर वो 50 न्यूटन का भी तो फोर्स है, तो फिर अरे उसका वो सब कॉम्पोनेंट। मिला के FAB अगर 100 से ज्यादा होगा तब तो A लेफ्ट वर्ड चला जाएगा। ओ अच्छा हाँ हाँ।